तो आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट की केस स्टडी लेके आया हूँ। आज के हमारे जो पेशेंट है वो 35 इयर्स की एज है और ऑलरेडी वो ग्रेड 5 मेल पैटर्न बॉल्डनेस में जा चुके थे। तो कैसे हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया और उनका एंड रिज़ल्ट कैसा था, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 1 साल का रिज़ल्ट और 2.5 साल का रिज़ल्ट। लोग भाई कई बार बोलते हैं कि भाई 1 साल के बाद रिज़ल्ट चला जाता है, 2 साल के बाद रिज़ल्ट चला जाता है। तो आज हम देखेंगे कि भाई 1 साल के बाद और 2 साल के बाद होता क्या है। वीडियो के अंत में हम 2.5 साल का रिज़ल्ट देखने वाले हैं। यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो ये है उनकी डे 0 की सिचुएशन। आप सोचिए कि अगर किसी को भी आगे के जो हेयर है वो नहीं है तो वो, अगर आपको नहीं है तो आपको पता ही होगा कि आप कैसा फील करते हो, कितना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूटा हुआ रहता है। डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको बीच में आती ही रहती है, हमारा फोकस डिस्ट्रॉय करती है और ये हर रोज़ थोड़ा थोड़ा होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। और ऐसा ही उसको भी रिवर्स करने का रास्ता है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं और वही चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेड 5 पैटर्न बॉल्डनेस, उनका जो हेयर लाइन है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, साइड का एंगल कम्प्लीटली जा चुका है। यहाँ सब जगह पर आप थिनिंग देख पा रहे हो और ऊपर का एंगल मैं आपको दिखाऊंगा तो ये जो एरिया है वो डैमेज हो गया है, राइट। तो यहाँ पर उनका जो डेंसिटी है वो काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हो गया था। अब ग्रेड 5 की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको साथ में थोड़ा सा ग्रेड 5 का एक चार्ट दिखाता हूँ, ग्रेडिंग का एक चार्ट दिखाता हूँ, ताकि आप खुद आइडेंटिफाई कर सको कि आप कौन से ग्रेड में हो, क्योंकि उसके ऊपर से ही डिपेंड होता है कि आपको कैसा रिजल्ट आने वाला है या फिर आप किस तरह का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए आपको। तो यहाँ पर आपके सामने 7 ग्रेड है गंजेपन होने की, जिसकी शुरुआत ग्रेड 1 से होती है और उसका अंत ऑलमोस्ट 95% लोगों में ग्रेड 7 में होता है। ग्रेड 1 में आपकी जो हेयर लाइन है वो ऊपर की तरफ रिसीड होना शुरू होती है, जबकि ग्रेड 2 में आपकी जो हेयर लाइन है उसमें दोनों साइड के जो टेम्पल्स है वो रिसीड होते हैं। उसके साथ साथ ग्रेड 3 में आप देखोगे तो थोड़ा और जो एंगल है वो पीछे की ओर चला जाता है और ग्रेड 3 वर्टेक्स यानी कि यहाँ पर आपका क्राउन इन्वॉल्व होना शुरू होता है। आगे भी गंजापन है और पीछे की साइड भी गंजापन दिखना शुरू हुआ है। कई बार लोगों को पीछे से भी गंजापन होना शुरू होता है और आगे की हेयरलाइन ठीक होती है, बट दोनों ही सिचुएशन में आपका जो एंड रिजल्ट है वो ग्रेड 7 ही है, अगर हम कुछ कर नहीं रहे उस चीज़ का। ग्रेड 4 में आप देखोगे तो अगेन वो जो बाल्डनेस है वो बड़ी होती है और आज के हमारे जो पेशेंट की केस स्टडी हम देखने वाले जो ग्रेड 5 में है तो उनका बिल्कुल ऐसे नहीं है सिचुएशन, बट उनको ये वाले एरिया में हेयर है तो इसीलिए वो ग्रेड 5 की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ग्रेड 6 वहाँ पर आपका 60% हेयर लॉस हो जाता है और ग्रेड 7 वहाँ पर आपका 70% हेयर लॉस हो जाता है। ग्रेड 6 और ग्रेड 7 एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। आपको ज़्यादा ग्राफ्ट, ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के सेशन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है और इसीलिए आपको पता होना चाहिए आप कौन से ग्रेड में हो। मेरे हिसाब से ग्रेड 3 तक अगर आप आ गए हो तो आपका पूरा पिकअप टाइम है कि अब आप ट्रीटमेंट करवा लो। उसके बाद तो पिकअप है ही, लेकिन ग्रेड 3 तक अगर आप हो तो अब आपको रुकना है और इमीडिएटली सारे काम छोड़ के आपको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर वो उतना लेट होगा, आपका जो रिज़ल्ट है नेचुरलनेस हेयर ट्रांसप्लांट की, ग्राफ्ट नहीं मिलेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ को मैनेज करते हो उतना जल्दी आपके लिए बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो,
ग्रेड 3 में। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्रेड 3 में हो तो उसको एटलीस्ट कंट्रोल कर लो, मेडिकेशन लेके कंट्रोल कर लो, आपके डॉक्टर जो गाइड कर रहे हो वो बोल करके आप कंट्रोल करिए। तो अब हम बात करते हैं इनके हेयर लाइन डिज़ाइन के बारे में, इनके हेयर लाइन के प्लानिंग के बारे में। तो जैसे हर एक पेशेंट का फेस का शेप स्ट्रक्चर अलग होता है, इनका फेस और शेप की सूटेबिलिटी को हमने ध्यान में रखते हुए इनका जो हेयर लाइन है उसको कुछ शेप हमने दिया है, और इनका जो शेप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसी वजह से उनका जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। वो हम एंड में ज़रूर देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो हेयर लाइन का शेप है वो कैसे इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने उनकी जो हेयर लाइन है वो लेके आता हूँ। ना ही यहाँ पर आपको सीधी हेयर लाइन मिलेगी, ना ही यहाँ पर आपको राउंडेड हेयर लाइन मिलेगी, और ना ही यहाँ पर आपको वी शेप की जो हेयर लाइन है वो मिलेगी, बल्कि यहाँ पर जो हेयर लाइन का शेप है वो कुछ इस तरह से है। तो आप देख पा रहे हो, इसको हम सीगुल बोलते हैं। तो इस तरह के बर्ड्स जो होते हैं वो समुंदर में पाए जाते हैं, वो समुंदर के ऊपर उड़ते हैं। आपने कई बार कई फोटो में या वीडियो में देखा होगा कि कुछ इस तरह से जो बर्ड्स है वो उड़ते रहते हैं इस तरह से। तो ये जो शेप की हेयर लाइन होती है वो हर एक को सूटेबल नहीं होती है, हर एक को मैच नहीं होती है, लेकिन जिनको मैच होती है उनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो आपके जो डॉक्टर है उनका यही काम होता है कि भाई आपके फेस के स्ट्रक्चर और आपके फेस के जो शेप है उसको कैसी हेयर लाइन डिज़ाइन करना है, उसकी हेयर लाइन की पोजीशन कैसे रखना है, शेप क्या देना है, क्योंकि वहाँ से ही शुरुआत होती है आपके एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इनकी जो हेयर लाइन है, उनकी जो एग्जिस्टिंग हेयर लाइन थी उसको रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए हमने उनका एक हेयर लाइन डिज़ाइन किया है। ये उनका साइड का एंगल आप देख सकते हो। यहाँ पर उनका लेफ़्ट साइड का एंगल है वो भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो, और ऊपर की साइड आपने देखा तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक का जो एरिया है उनका कवर किया हुआ है। और अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ एरिया की, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 सेंटीमीटर का एरिया हमने कवर किया है। और जो ग्राफ्ट का हम प्लानिंग कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 ग्राफ्ट के आसपास ग्राफ्ट का हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये उनका डे 0 का फोटोग्राफ है। अब आप उनका जो सीगुल शेप है उसको ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। ये अगेन उनका ट्रिम किया हुआ फोटोग्राफ्स है जिसको आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे, और ये उनका ऊपर का एंगल है, और यहाँ पर आप शेप अच्छे से अगेन हेयरलाइन का देख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इनका हेयरलाइन का शेप थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट भी यूनिक होने वाला है, और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डे 02 की दूसरे दिन की फोटोग्राफ है, इमीडिएटली सर्जरी होने के बाद। कई लोग बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सूजन आती है, ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसा हर एक के सिचुएशन में नहीं होता है, और ऐसा कोई ज़्यादा स्वेलिंग आता भी नहीं है, और इसको आप अवॉइड या इग्नोर कर सकते हो अगर आप सर्जरी के बाद दिए गए आपके जो फूड प्रोटोकॉल्स है, प्रिकॉशंस है, उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसा कोई मेजर स्वेलिंग है नहीं, एकदम नॉर्मल सा दिख रहा है। इवन उनकी हेयर लाइन डेफिनेटली कुछ अच्छी सी दिखनी शुरू हो गई है, और ये जो हेयर लाइन है वो सिर्फ शेप में यूनिक नहीं होती है, ये जो हेयर लाइन है वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिक होती है और डिज़ाइन में भी यूनिक होती है। मतलब कि पहले हमें कई बार लोग बोलते हैं सर हमें जिगजैग पैटर्न में हेयर लाइन बनाना है। क्या जिगजैग पैटर्न बनाने से आपका हेयर ट्रांसप्लांट है वो छुप जाएगा? देखो, आज हर तीसरे बंदे को पता है कि जिगजैग पैटर्न की अगर हेयर लाइन दिखती है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपको पता है तो बाकी लोगों को भी पता है। तो ये आउटडेटेड टेक्निक है। जिगजैग पहले होती थी, उस टाइम पे चलता था, लेकिन अब ये ज़माने में ये जिगजैग नहीं चलती है, लेकिन उससे भी एक बेटर कस्टमाइज वर्जन होता है जो आपके फेस को मैच करे, आपके हेयर की थिकनेस को मैच करे, आपके हेयर की डेंसिटी को मैच करे, और वो कस्टमाइज वर्जन है ना, वही आपके रिजल्ट को नेचुरल बनाती है, ना कि जिगजैग पैटर्न या अन्य कोई पैटर्न। तो यहाँ पर आप उनका राइट साइड का जो व्यू है वो अप्रिशिएट कर पाओगे, यहाँ पर आप उनका लेफ्ट साइड का जो व्यू है उसको अप्रिशिएट कर पाओगे, और ये उनका ऊपर का है। एकदम मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, और आप यहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट की जो क्वालिटी है वो अच्छे से देख पाओगे, अप्रिशिएट कर पाओगे। ये फ़ोटो में आप क्वालिटी कैसे पता लगा सकते हो? देखो, ये जो फोटोग्राफ है दूसरे दिन की फ़ोटोग्राफ है।
अगर इनका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है यानी कि ये वाले एरिया में ज़्यादा डैमेज हुआ होता तो ज़्यादा वहाँ पर ब्लड दिखता और ज़्यादा ब्लड क्लॉट होने की वजह से वहाँ पर गड्ढे बन जाते, क्लम्प बन जाते। लेकिन यहाँ पर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं देख पाओगे क्योंकि इनका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हुआ है और हाईएस्ट क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके किया गया है। तो यहाँ पर ब्लीडिंग का नामो निशान नहीं है, मतलब इनकी जो प्रोसीजर है उसके लिए बहुत ही हाई क्वालिटी चीज़ें यूज़ की गई है और टेक्निक और प्रोसीजर भी एक्सपीरियंस के साथ किया गया है। तो कई बार हमें लोग पूछते हैं कि सर क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद टोपी पहन सकते, कैप पहन सकते? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आप पहन सकते हो, लेकिन इनिशियली 2 से 3 दिन तक आप डेफिनेटली कैप पहनना अवॉइड करो, इग्नोर करो। आपको सर्जिकल कैप डेफिनेटली दी जाएगी सर्जरी रूम प्रोसीजर में से, क्लिनिक में से, लेकिन अगर वो कैप आप पहन रहे हो तो आपको उसको निकालना भी सीखना है। बिकॉज ज़्यादातर लोग अगर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर को डैमेज करते हैं तो वो कैप निकालते टाइम करते, कैप निकालने जाते हैं और वो कैप हेयर में फंस जाती है और उसकी वजह से आपके जो नए इम्प्लांट किए ग्राफ्ट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो यूजुअली 2 से 3 दिन तक आप अवॉइड कर सकते हो इस चीज़ को। तीसरे चौथे दिन से आप नॉर्मल जो ब्लू सर्जिकल कैप होता है वो पहनना शुरू कर सकते हो और दूसरे वीक से आप अपनी रेगुलर कैप पहनना भी शुरू कर सकते हो कुछ प्रिकॉशन के साथ। आपको अपनी कैप पहनते टाइम ध्यान रखना है कि वो जो कैप है वो उसका हाइजीन पुअर ना हो, यानी कि पूरी स्वेटी और वही कैप आप रोज़ पहन रहे हो तो डैंड्रफ वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उस कैप को डेली बेसिस पे आप वॉश करेंगे और पहनेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे डे 7 के ऊपर। आप देख सकते हो ऑलरेडी जो हेयर लाइन है उनका वो काफ़ी अच्छा दिखना शुरू हो गया है, डिज़ाइन लुक टोटली चेंज हो गया है। अभी तो उनका रिज़ल्ट भी नहीं आया है, सिर्फ 7वां दिन आया है और आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ उनका जो लुक है वो जाना शुरू हो गया है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि उनके जो एंगल्स है, उनकी जो हेयर लाइन है वो अच्छी अच्छी दिखना शुरू हो गई है। सो इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप उनका लेफ़्ट साइड का एंगल भी देख सकते हो। ये अगेन उनका ऊपर का एंगल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेंसिटी के साथ इनका जो ट्रांसप्लांट है वो हुआ है और वो ये फ़ोटो में आप अप्रिशिएट कर पाओगे इस चीज़ों को। तो डे 7 अगेन हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज हमारे क्लिनिक में यूजुअली हम 8वें दिन पे हेयर वॉश करवाते हैं। यानी कि हेयर वॉश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने जो डॉक्टर ने आपको जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के हिसाब से आप अपने हेयर वॉश करें। अगर बाई चांस आपको गाइडलाइन नहीं मिली है, आप कंफ्यूज हो, तो हमने हेयर वॉश के ऊपर एक डिटेल में बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, आप डेफिनेटली वो वीडियो जाके देख लीजिए ताकि आप हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपका हो गया है तो आप कोई गलती ना करें। उसके बाद आता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पीरियड हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। आप देख सकते हो कि जो अच्छा लग रहा था वो अचानक से वहाँ पर सारा चीज़ें खाली हो गई, सब चीज़ें चली गई। तो कहाँ गए जो आपके ट्रांसप्लांट किए थे वो बाल 3 महीने के अंदर, 90 डेज़ के अंदर? ऐसा तो क्या हो गया उनके सिर के साथ कि भाई जो ट्रांसप्लांट के वो हेयर थे वो वहाँ से चले गए? तो अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये क्या हुआ है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ नए भी जुड़े होंगे तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसको शेडिंग फेज बोलते हैं। शेडिंग फेज मतलब कि ट्रांसप्लांट के बाद आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो एक तरह के स्ट्रेस में चले जाते हैं, बिकॉज उनका लोकेशन चेंज हुआ है, वो आपके सिर के पीछे के हिस्से से आगे की साइड हुए, तो उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा चेंज होने की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो वो बाल गिर जाते हैं, जिसको हम शेडिंग फेज बोलते हैं। और ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज होना, और रैंडम भी होता है। किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता है और किसी को 2-3 महीने के बाद आता है। हर एक तरह की सिचुएशन होती है, बट शेडिंग फेज में से आपका बाल एक बार तो गुजरता है। अगर ऐसा आता है तो मैं मानता हूँ कि साइकोलॉजिकली मेंटली ये जो फेज़ होता है थोड़ा सा डिप्रेसिंग होता है कि भाई क्या मेरा रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, मेरा फेल तो नहीं हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे।
तो शेडिंग फेस के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप शेडिंग फेज में जा रहे हो या फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करने वाले हो तो ये वीडियो सबसे पहले देखें, क्योंकि ये शेडिंग फेज होता है ना, वो काफ़ी लोगों को हिला देता है। तो बेटर है कि आप पहले देख लो ताकि आप बाद में ना हिलो। ये उनका राइट साइड का एंगल है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो शेडिंग फेस की वजह से वहाँ पर कोई ग्रोथ खास आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वरी नॉट, जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आज ही देखने को मिलेगा। इनकी तरह हमें 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर का एंगल, अगेन यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी हेयर फिलहाल नहीं है, सारे जो हेयर है वो गिर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं उनके 150 डेज़ के रिज़ल्ट के ऊपर। 5 महीने सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद का 5वें महीने का एक ग्रोथ है और आप देखिए कि कितना चेंज दिख रहा है इसके अंदर। यहाँ पर एक भी हेयर नहीं था ये वाले एरिया में और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी ग्रोथ आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ग्रोथ आई हुई है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि इनके हेयरलाइन की जो शेप है, इनके हेयरलाइन की जो डिज़ाइन है, उसी की वजह से उनका जो रिज़ल्ट है वो नेचुरल दिखने वाला है। और अभी तो 5 महीने, अभी आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा और आगे का हम रिज़ल्ट देखेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप उनका साइड का रिज़ल्ट देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी उनकी जो ग्रोथ है वो बनना शुरू हो गई है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड का उनका रिज़ल्ट आप देख सकते हो, अगेन काफ़ी अच्छा जो उनका रिज़ल्ट है वो ग्रो होना शुरू हो गया है। ये उनका 1 साल का रिज़ल्ट है। अगेन आप उनके 1 साल के रिज़ल्ट को काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे और ओवरऑल आप उनका लुक देखिए कि कितना चेंज आया है। जब उनके पास उनके हेयर नहीं थे तब वो कैसे दिखते थे, उनका लुक कैसा था, क्या उनकी एज में आपको कोई चेंज दिख रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उनकी एज थोड़ी ज़्यादा दिख रही थी और यहाँ पर वो थोड़े से यंग दिख रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनका जो लुक है वो हम देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था और यहाँ पर आप देखोगे तो एकदम नॉर्मल? मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, इतनी फ़ोटो आप किसी के पास लेके जाइए और उनको बोलिए कि भाई इसमें कुछ हुआ है, 99% लोग आपको बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं है, सब नॉर्मल ही तो है, क्या दिक्कत है, राइट? अगर ऐसा आपको लोग बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट है वो काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी अच्छा है। अगर इसमें कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं नहीं यहाँ इधर कुछ हुआ है, देखिए ये दिख रहा है ऐसा वैसा, तो उसको आप बोलोगे कि भाई हाँ चलो थोड़ा सा पता चल रहा है। ये उनका अगेन लेफ़्ट साइड का व्यू है और ये उनका वो राइट साइड का व्यू था और ये हमारा लेफ़्ट साइड का व्यू है। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी अच्छा उनका जो ग्रोथ है वो दिखने को आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छी डायरेक्शन है बालों की, जो इसके हेयर ग्रोथ को जो हेयर लाइन है उनकी रिज़ल्ट है उनको नेचुरल बनाती है। और जो फ़ोटो में होता है वो रियलिटी नहीं होती है, मतलब कि इनके जो फ़ोटो में आपको रिज़ल्ट दिख रहे हैं और अगर इनको आप 1 to 1 फिज़िकली देखोगे तो इनका जो रिज़ल्ट है वो डिफरेंट दिखता है और ज़्यादा अच्छा दिखता है। क्योंकि हमारे जो फ़ोटोज़ होते हैं वो कुछ लाइटिंग में लिए गए होते हैं और इतने मतलब इतनी परफेक्शन के साथ नहीं लिए गए होते, तो एग्जैक्टली वो एंगल वगैरह आपको नहीं दिखा पाते। बट जब वो फिज़िकली आपके सामने होते हैं तो नेचुरलनेस की वजह से वो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब आपके सामने जो रिज़ल्ट देख रहे हो आप 30 महीने का रिज़ल्ट है, ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद का ये रिज़ल्ट है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट 1 साल के बाद चला जाता है, 2 साल के बाद चला जाता है, उनके लिए स्पेशल है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी गलतफहमी में आप मत रहिए। जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छी टेक्निक से होता है, अच्छी टेक्नोलॉजी से होता है, तब आपका जो रिज़ल्ट है वो जाता भी नहीं है, अच्छा भी आता है और अच्छी तरीके से वो मेंटेन भी होता है। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनकी तरह आपको ग्रेड 5 तक वेट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती है। भगवान की कृपा इनके ऊपर थी, इसीलिए इनका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा हो गया है ग्रेड 5 में होने के बावजूद। लेकिन हर एक की जो नसीब है उतने अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रेड 1, 2, 3, 4 इनिशियल स्टेज में हो और ये इम्पोर्टेंट टाइम, ये जो प्रीशियस टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, अगर कोई फालतू का ऑयल लगाने में, कोई
अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देख के उसका लोशन लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, कुछ टेबलेट खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मिनोक्सिडिल लगा रहे हो अपने आप से, तो वो आप गलत कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी लगा लो। ना ही आप वहाँ पर अपने पैसे बचा रहे हो, ना ही वहाँ पर आप अपना टाइम बचा रहे हो, और आप एक फेलियर अटेम्प्ट की ओर जा रहे हो, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जो आप अकेले कभी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आपके लिए यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर 2 चॉइस लेके आया हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक्यूरेट और प्रिसीजन के साथ सॉल्व हो, टाइम टू टाइम, मतलब कि भाई अगर 6 महीने लगते हैं तो 6 ही महीने में वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, 1 साल नहीं होना चाहिए। अगर मेडिकेशन से हो रहा है तो ट्रांसप्लांट नहीं करना है, अगर ट्रांसप्लांट से करना है तो हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, और अगर दोनों चीज़ की ज़रूरत है तो हमें दोनों चीज़ लेनी है। अगर इतना एक्यूरेट आपको डिसीजन मिलता है, इतना एक्यूरेट आपको ओपिनियन मिलता है, तो क्या इससे आपके पैसे, क्या इससे आपका टाइम, और क्या इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी? तो अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो आप मेरे साथ डायरेक्ट 1-on-1 कंसल्टेशन कर सकते हो। मैं आपके साथ बात करूँगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर अभी भी आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मेरे को सोचना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही वाले आप सोच रहे हो, तो हमने फ्री असेसमेंट भी रखा है, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। आप जो भी ऑप्शन चाहो दोनों में से वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिलेक्ट करना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया में आपके लिए कोई नहीं आने वाला है। आपको अगर अच्छा होना है, आपको अपना लुक अच्छा करना है, आपको अपने हेयर चाहिए, तो वो एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। आपके लिए कोई वो एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है। सो ये उनका राइट साइड का रिजल्ट है, आप अगेन उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओगे, और ये उनका जो है वो लेफ्ट साइड का रिजल्ट है। बहुत अच्छा। तो अब मैं आपको इनका आखिरी में डोनर एरिया दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हेयर ट्रांसप्लांट की बात होती है तब सिर्फ हम आगे की बातें करते हैं, डोनर एरिया के बारे में कोई बात नहीं करता है कि भाई बाद में क्या हुआ। तो ये उनका डे 0 के ऊपर इनका ये जो डोनर एरिया है वो उसकी जो सिचुएशन है कुछ ऐसी थी, और ये उनके 5 महीने के बाद का डोनर एरिया है। और यहाँ पर आप आगे का देखोगे तो 365 यानी कि 1 साल के बाद का उनका डोनर एरिया है, और ये उनका ऑलमोस्ट 30 महीने के बाद का डोनर एरिया है। मतलब कि हमने यहाँ से ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ निकाले थे, और आप ये डोनर एरिया को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट कैसे हुआ था और कितने ग्राफ निकाले थे, बिकॉज यहाँ पर भी क्वालिटी मैटर करती है। और क्वालिटी मीन्स कि इनके जो एक्सट्रैक्शन में आज तो बहुत, इनके समय तो वो डिवाइसेस, वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं थी, लेकिन आज तो उनसे भी अच्छी है, जो ट्रिवेलिनी सिस्टम बोली जाती है। ट्रिवेलिनी सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है हेयर एक्सट्रैक्शन के लिए डोनर एरिया से। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी मल्टीपल मोड के ऊपर काम करती है, जहाँ पर हर एक तरह के बाल को निकालने के लिए उसके अंदर मोड दिए गए हैं कि भाई पतला बाल है, मोटा बाल है, काला बाल है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है। तो इससे क्या होता है कि आपका ट्रांजैक्शन रेट कम हो जाता है, और अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्ट जो होते हैं वो हार्वेस्ट होते हैं, और अच्छी क्वालिटी के ग्राफ्ट इम्प्लांट होने की वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है। तो अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, RQC का जो Q है वो स्टैंड करता है क्वालिटी के लिए। सो हमारी ब्रांड जो है, हमारा जो क्लिनिक है, RQC जो है वो 3 पिलर पे बनता है, और वो 3 पिलर है रिजल्ट, क्वालिटी एंड कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू।